हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट्स। मतलब तुम्हें इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सर्किट दिए जाएंगे जहां तुम्हें ना सीरीज नजर आएगा, ना ही पैरेलल नजर आएगा, ना ही व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आएगा। लेकिन एक चीज जो तुम्हें नजर आएगी दैट इज सिमेट्री। अगर तुम सिमेट्री को एनालाइज कर लोगे ना तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी तुम बहुत ही इजिली कर जाओगे। तो अपन सिमेट्रिक सर्किट्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अराउंड 20 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम सिमेट्री से रिलेटेड, और एक प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि जेई एडवांस 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अब हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक सर्किट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से सिमेट्री हमें प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, प्रॉब्लम्स को इजी बनाने में हेल्प करेगी। तो अपने पास दो सिमेट्री होती है, मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। जैसे ये सर्किट दे रखा है और यहाँ पे बोल दिया जाए तुम्हें यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो तुम क्या करोगे, तुम ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। भाई ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, है ना। यहाँ पर हमें नजर आया कि इस ए बी लाइन के ऊपर जैसा सर्किट है वैसा ही सर्किट इस ए बी लाइन के नीचे है। तो हमें क्या नजर आया, इट्स लाइक कि अगर ये कॉपी है, कॉपी के दो पेज है, ये ऊपर वाला पेज है या लेफ्ट वाला पेज बोल लो, और ये कॉपी का नीचे वाला पेज है या राइट वाला पेज बोल लो। तुम कॉपी को फोल्ड कर सकते हो, कॉपी को क्या कर सकते हो भाई, इस ए बी लाइन के अलोंग फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि ए बी लाइन के अलोंग सर्किट तुम्हारा सिमेट्रिक है तो तुम्हें लगानी पड़ेगी फोल्डिंग सिमेट्री, है ना। अभी हम ये समझ रहे हैं बस कि फोल्डिंग सिमेट्री कब लगानी है और मिरर सिमेट्री कब लगानी है, कैसे लगानी है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला कि ये मिरर सिमेट्री क्या लगानी है। मिरर सिमेट्री लगाने के लिए ए बी लाइन के अलोंग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। भाई जैसे माने ये ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि जैसा ये लेफ्ट वाला सर्किट है वैसा ही मेरे को ये राइट वाला सर्किट नजर आ रहा है। इट मींस मैं अगर इस ए बी के परपेंडिकुलर वाली लाइन को एक मिरर की तरह समझूं तो मैं देखूंगा कि ये जो लेफ्ट वाली इमेज है, लेफ्ट वाली ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मेरे को मिरर के राइट हैंड साइड पे देखने को मिल रही है। लेफ्ट वाली ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे को मिरर के राइट हैंड साइड पे देखने को मिल रही है। तो अगर हम ए बी के परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और अपने को सर्किट सिमेट्रिक नजर आ जाता है तो हम कौन सी सिमेट्री लगाने वाले हैं बच्चों, उस केस में हम लगाने वाले हैं मिरर सिमेट्री। बात समझ में आ रही है भाई। अगर हमने ए बी के अलोंग सर्किट अपना अगर सिमेट्रिक है तो हम लगाएंगे फोल्डिंग सिमेट्री। अगर ए बी लाइन के परपेंडिकुलर अगर सर्किट सिमेट्री है तो हम लगाएंगे मिरर सिमेट्री। वही पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ। ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। क्या बोला भाई कि ड्रॉ लाइन अलोंग ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करो। अगर तुम्हें इस लाइन के अलोंग सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है तो तुम फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करोगे। फिर क्या बोला मैंने कि ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अगर तुम्हें सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है तो तुम्हें मिरर सिमेट्री लगानी है। और कुछ सर्किट तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे जिसमें तुम मिरर भी लगा सकते हो और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों लगा सकते हो। मतलब यही वाला जो केस है ना, इसी केस में अपने को दोनों सिमेट्री नजर आ रही है, फोल्डिंग भी और मिरर भी। मतलब इस प्रॉब्लम को हम मिरर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि ये मिरर सिमेट्री हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो वही ऊपर वाला केस ही ले रखा है ना। लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी अपन ने ड्रॉ करी है और सर्किट इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब ये वाली लाइन एज अ मिरर एक्ट कर रही है अपने लिए। तो हम कौन सी सिमेट्री लगा रहे हैं इस केस में, मिरर सिमेट्री। तो देखो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है, मिरर सिमेट्री ये बोलती है कि ए से कोई करंट इनपुट करा लो आई। इट लाइक कि जैसे ए पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ना, बैटरी कनेक्ट कर दी है तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, और बी पे नजर आएगा कि वो आई करंट लीव कर रहा है ना। तो तुम्हें देखो कैसे नजर आएगा कि यहाँ पर ए पे आई करंट एंटर किया। अब आई करंट को डिवाइड होने के लिए दो पाथ मिले, I1 और I2। अब मैंने क्या बोला कि भाई जब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। तो तुम मिरर में अगर देखोगे ना, मिरर में देखोगे तो तुम्हें कोई ऐसे नजर आएगा कि यहाँ पर I1 करंट आया, इधर की तरफ I2 करंट आया, और दोनों ने मिलके आई करंट को बना दिया। बात समझ में आई भाई। मिरर रखा हुआ है तो सेम नजर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर I1 करंट अगर गया था तो इधर I1 करंट नजर आएगा, इधर I2 गया था तो इधर I2 नजर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ऐसे करंट्स अपने को नजर आ रहे हैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आई करंट ऐसे गया, फिर इधर गया होगा, और फिर पूरा का पूरा आई करंट ही इधर चला गया। इट मींस I1 का कोई भी पार्ट इस वाली ब्रांच में गया ही नहीं। सेम I2 के केस में देखूं, I2 करंट ऐसे गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर आ गया पूरा का पूरा I2 करंट। मतलब I2 का कुछ भी पार्ट इस वाली ब्रांच में गया ही नहीं। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि इन दोनों रजिस्टर्स में कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। मिरर सिमेट्री तो यही बोल रही है। तो मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग इन दोनों रजिस्टर्स में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इनको सर्किट में लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इनको हम उठा के फेंक देंगे यहाँ से। अगर जब इन दोनों को हम इधर से उठा के फेंक देंगे तो अपने को सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे मैंने ये राइट वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है।
बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर भी क्या नजर आएगा कि इस तरह से आई करंट गया, इधर I1 गया, इधर कितना गया I2 करंट, इधर अपने को देखने को मिलेगा I1 करंट, इधर I2 करंट, और फिर दोनों मिलके I करंट बना देंगे। बात समझ में आ गई? अब तो ये सर्किट बहुत ही इजी हो गया। कैसे भाई? ए बी के अलोंग अगर देखें तो ऊपर की तरफ कितने रजिस्टर, आर 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 और आर, ये चारों आर किस में कनेक्ट है? सीरीज में। मतलब ऊपर वाली ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 4R। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 4R। 4R और 4R के रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि इन चारों को हटा के तुम एक ही रजिस्टर लगा लोगे कितना? 4R। ये नीचे वाले चारों को भी हटा के एक ही रजिस्टर लगा लोगे 4R। 4R और 4R का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB का जो अपने पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2R निकल के आएगा। बात समझ में आई भाई? उसी से रिलेटेड मैंने ये नोट यहाँ पे लिखा है। नोट क्या लिखा है मैंने कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल। भाई ये अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री था या नहीं? ये ग्रीन वाली लाइन। तो इस पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब के सब सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं। इट मींस इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आर इक्विवेलेंट में काउंट ही क्यों करेंगे हमें? बात समझ में आई भाई? पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड बिटवीन देम कैन बी रिमूव्ड। मतलब हमने क्या किया था भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी रेजिस्टेंस आए थे इन सबको रिमूव कर दिया था इस वाले सर्किट में। बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और दे कैन बी ज्वाइंड एज अ सिंगल नोड। इनको हम एक सिंगल नोड की तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है? वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा AB के अलोंग लाइन बनाए। क्या AB लाइन के अलोंग सर्किट सिमेट्रिक है? भाई AB लाइन के ऊपर तो एक सर्किट है, लेकिन AB लाइन के नीचे कोई सर्किट है ही नहीं। इट मींस यहाँ पर AB के अलोंग सर्किट सेम है ही नहीं। इट मींस यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइन बना ली जाए परपेंडिकुलर टू AB। तो मैंने एक लाइन बना ली परपेंडिकुलर टू AB। अब मैंने क्या देखा भाई? इस लाइन के अबाउट ये लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि जैसा सर्किट इस लाइन के लेफ्ट में है वैसा ही सर्किट इस लाइन के राइट में है। इट मींस यहाँ पर मिरर सिमेट्री तो एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल है बिकॉज हमने AB लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी है और इस लाइन के अबाउट जो अपना सर्किट है वो सिमेट्रिक है ना? तो सिमेट्री से मिरर सिमेट्री बोलेगी कि अगर यहां से तुम्हारा I करंट एंटर करा, इधर करा होगा कुछ I1 करंट एंटर, इधर किया होगा I2 करंट एंटर। सिंस ये वाली जो लाइन है ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो तुम्हें यहाँ पर I2 नजर आएगा, यहाँ I1 नजर आएगा, और दोनों मिलकर यहाँ पर I करंट बना देंगे। क्या बोला मैंने? कि यहाँ नजर आएगा I1, इधर नजर आएगा तुम्हें I2, और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे? I बना देंगे। अब मेरे को यहाँ पे ये नजर आया कि भाई I2 करंट तो ऐसा सीधा का सीधा ही चला गया, मतलब I2 का कुछ भी पार्ट इन दोनों रेजिस्टेंस में गया ही नहीं। सेम अगर I1 के बारे में देखें, I1 इस तरह से गया होगा, यहाँ पे I1 टूट गया होगा। मान लेते हैं I1 टूटा I3 और I4 में टूटा। I3 वाला पार्ट इधर गया, I4 वाला पार्ट घूम के ऊपर की तरफ ही आ गया होगा भाई, वो नीचे नहीं गया होगा I2 वाली ब्रांच में, वरना I2 वाला करंट क्या होता? चेंज हो जाता। तो यहाँ पर आया होगा फिर से घूम के I4 और I3, है ना? और इधर की तरफ दोनों ने मिलकर फिर से क्या बना दिया होगा? I1 बना दिया होगा। इट मींस मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो नोड है इसको हम इसका कॉन्टेक्ट खत्म कर लेते हैं I2 वाली ब्रांच के साथ, क्योंकि ये वाला जो करंट है जो इस वाली ब्रांच में फ्लो हो रहा है वो नीचे वाली ब्रांच में जा ही नहीं रहा है, तो इसे बनाने का क्या सेंस बनता है? तो मिरर सिमेट्री यही बोलती है कि और दे कैन बी जॉइंड एज सिंगल नोड जो था ना, वो यही बोलती है कि ये जो नोड है ना भाई, इसका कॉन्टेक्ट ही खत्म कर लो ऊपर वाली ब्रांच का। ऊपर वाली ब्रांच का क्या खत्म कर लो? कॉन्टेक्ट खत्म कर लो। तो कॉन्टेक्ट खत्म करने के बाद सर्किट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि मैंने फिगर 2 में दिखाया है। अपन ने क्या किया कि ये वाला जो करंट था ये पूरा इसी ब्रांच में फ्लो हो रहा था, तो इसीलिए हमने इस वाले नोड को ही ऊपर उठा दिया, है ना? अब तुम्हें सर्किट काफी सिंपल नजर आएगा। तुम क्या बोलोगे? सर हमें यहाँ पे नजर आया कि ये R और R तो सीरीज में है, तो मतलब इनकी जगह एक ही रेजिस्टर लगा लूं R वाला, और ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब 2R और R पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3। इट मींस इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा लो, कितना? 2R/3 का। बात समझ में आ रही है भाई? तो नेक्स्ट स्टेप में अपन वही कर रहे हैं कि इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा लेंगे, कितना? 2R/3 वाला। इसको भी हटा दो और इस रेजिस्टर को भी हटा दो, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 2R/3 आ जाएगा, है ना? अब तुम्हें क्या नजर आया भाई? अब तुम्हें नजर आया कि ये R 2R/3 और R ये कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R प्लस 2R/3। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास निकल के आएगा 8R/3। मतलब इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा लो, 8R/3। और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 2R। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8R/3 का पैरेलल इक्विवेलेंट विद 2R।
तो ये कितना हो जाएगा R1 R2 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 8R/3 प्लस 2R। तो ये ओवरऑल अपने पास आ जाएगा 16R अपॉन में 14। ठीक है, तो R इक्वलेंट तुम्हारे पास कितना आ गया सर्किट का, R इक्वलेंट आ गया अपने पास 8R/7। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, है ना भाई। तो सिमेट्री बहुत हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी हमें बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो मैंने सोचा क्यों ना ए बी के अलोंग एक लाइन बना ली जाए। अब इस ए बी लाइन के अलोंग सर्किट सिमेट्रिक है ही नहीं, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। तो मैंने सोचा क्यों ना ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाए। अब इस लाइन के अलोंग जैसा कि अपने को लेफ्ट वाला सर्किट दिख रहा है वैसा ही सर्किट राइट वाला है। It means this line is acting as a mirror, so we can say that we can apply mirror symmetry here because the circuit is symmetric about this green line. Okay, तो हम कौन सी वाली सिमेट्री लगाने वाले हैं यहाँ पर, हम लगाएंगे इधर मिरर सिमेट्री। ओके, तो देखो भाई मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो मिरर सिमेट्री बोलती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सब के सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। इट मींस अगर जितने पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट है उतने ही पोटेंशियल पर ये वाला पॉइंट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेट्स से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है v, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा v। अब ये बताओ भाई जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों ही पोटेंशियल जो है वो सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो, v माइनस v। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो इस 4 ओम में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। जब 4 ओम में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो इसको सर्किट में लगाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो इसको उखाड़ के ही फेंक दो यहाँ से। ठीक है, तो जब हम इस 4 ओम के रेजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे ड्यू टू सिमेट्री, मिरर सिमेट्री की वजह से अपन इस 4 ओम के रेजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे तो सर्किट अपने को कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, इस वाले डायग्राम में जैसे अपने ये सर्किट दिखाया है। तो अब अपने को क्या नजर आएगा, हमें यहाँ पे नजर आएगा कि ये 1.5 और 1.5 दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। ये 3 ओम कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। मतलब इन 1.5 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम, 3 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 ओम, और ये क्या है 2 ओम। सो इट्स लाइक कि हमारे पास 3 ओम 6 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं आर इक्विवेलेंट क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। तो ये ओवरऑल क्या होगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 6 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये अपने पास आ रही है। मतलब आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, आर इक्विवेलेंट तुम्हारे पास निकल के आएगा 1 ओम। हो गया भाई प्रॉब्लम सॉल्व सिमेट्री की हेल्प से। बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई अब हमें एक और सर्किट दिया हुआ है एंड वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो हम क्या करेंगे भाई, AB के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करके देखें क्या इस लाइन के अबाउट तुम्हें सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जैसा सर्किट है वैसा नीचे सर्किट तो है ही नहीं। इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल हियर। फिर मैंने सोचा क्यों ना AB के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाए। तो AB के परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई मैंने। अब मेरे को इस लाइन के अबाउट क्या नजर आ रहा है भाई, इस लाइन के अबाउट तो सर्किट सिमेट्रिक है। इट मींस ये AB के परपेंडिकुलर लाइन है, सो वी आर अप्लाइंग मिरर सिमेट्री हियर, है ना। मिरर सिमेट्री हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मिरर सिमेट्री से आप देखो कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ से करंट एंटर हुआ I, तो इधर की तरफ कितना जाएगा I1 और इधर कितना जाएगा I2। सिंस अब ये जो लाइन है ये ऐसा मिरर एक्ट कर रही है तो हमें नजर आएगा कि इधर की तरफ करंट I1 आ रहा है और इधर I2 करंट आ रहा है और इधर की तरफ I करंट जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ से ये नजर आया कि भाई ये I2 करंट जो है, ये जो I2 करंट है ये तो सीधा का सीधा इधर ही चला गया। मतलब I2 करंट का कुछ भी पार्ट इन ऊपर दोनों रेजिस्टेंस में गया ही नहीं। इट मींस इस I2 वाले करंट का ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इस I2 वाले करंट का ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है तो इस नोड से हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट खत्म कर लेंगे ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस का। सेम I1 के टर्म्स में भी तुम समझ सकते हो कि इधर से I1 करंट गया, I1 करंट यहाँ पे गया होगा, I1 के फिर कुछ पार्ट हो गए होंगे, लेट्स से I2 I3 और I4 में ये डिवाइड हुआ होगा। I2 ऊपर गया इस तरह से इधर आया, I3 फिर सीधा का सीधा ऐसे निकल गया, I4 ऐसे गया होगा और इधर से घूम के इधर आ गया होगा। तीनों ने फिर से मिलके इस वाले रेजिस्टर में करंट बना दिया होगा I1। ठीक है, तो इट मींस I2 करंट क्योंकि सीधा का सीधा चला गया तो इस I2 का ऊपर इन दोनों रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं। तो इस वाली नोड पर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कांटेक्ट खत्म कर देंगे। तो कांटेक्ट जब हम खत्म कर देंगे तो सर्किट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने इस सेकंड वाले डायग्राम में शो करा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें क्या नजर आएगा भाई, अब तुम्हें नजर आएगा कि ये R और R सीरीज में मतलब 2R, और ये भी कितना हो गया इन दोनों का सीरीज में 2R।
और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर वाला, ये हो जाएगा आर। अब एक बात सोचो भाई, ये 2R और ये 2R किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। 2R और 2R का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा, आर, और वो जो आर रजिस्टर है इस वाले आर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, मतलब इन पांचों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहां से ये समझ आया कि इन पांचों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस यूज कर लूंगा, कितना, R/2 वाला। बात समझ में आ रही है। तो अब जो सर्किट है वो हमें कुछ इस तरह से नजर आने वाला है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। मैंने क्या किया, इन पांचों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा लिया, कितना, R/2 वाला। अब तुम्हें नजर आएगा कि ये R/2 और R किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R/2। तो 2R प्लस R/2 दैट इज 5R/2। ये 5R/2 कनेक्टेड है इस वाले 2R के साथ, R प्लस R 2R इसके साथ किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। इट मींस मेरे को यहां से ये दिख गया कि सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5R/2 का पैरेलल इक्विवेलेंट विद 2R। तो ये कितना हो जाएगा भाई, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा भाई 10R अपॉन में 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना निकल के आया अपने पास, 10R अपॉन 9। हो गया भाई ये प्रॉब्लम भी सॉल्व, आज समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास वही प्रॉब्लम है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठाया था, उसको मैं मिरर सिमेट्री से सॉल्व कर चुका हूं। अब हम देखना चाहते हैं कि इस सर्किट में हम फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाएंगे। फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के लिए हम ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें नजर आया कि ये जो सर्किट है इस ए बी लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है, तो हम लगाएंगे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या बोलती है, फोल्डिंग सिमेट्री बोलती है अगर ये कॉपी का है भाई लेफ्ट वाला पेज और ये नीचे वाला है कॉपी का राइट वाला पेज, तो कॉपी को हम ए बी लाइन के अलोंग फोल्ड कर सकते हैं। मतलब सर्किट को तुम ए बी लाइन के अलोंग फोल्ड कर सकते हो। तो तुम्हें क्या नजर आएगा, जैसे ही तुम सर्किट को फोल्ड कर दोगे तुम्हें नजर आएगा फोल्ड करने के बाद ये वाला जो रजिस्टर है वो इस वाले रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो रजिस्टर है वो इस वाले रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो रजिस्टर है वो इस रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला रजिस्टर इस रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा और ये रजिस्टर आ जाएगा इस वाले रजिस्टर के ऊपर, जब हम सर्किट को फोल्ड कर देंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री मेरे से ये बोलती है कि भाई ये वाला जो पॉइंट का अगर पोटेंशियल मैं एक्स बोल रहा हूं तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स ही होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम y बोल रहे हो तो इस वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल y होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर तुम z बोल रहे हो तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल z होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं भाई लेट्स से v1, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं लेट्स से v2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं v3। तो जब मैं सर्किट को सॉल्व करूंगा या फिर सर्किट को एनालाइज करूं तो मेरे को नजर आ रहा है कि ये वाला रजिस्टर R और ये वाला रजिस्टर R दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v1 माइनस एक्स एंड v1 माइनस एक्स। मतलब ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है अपने, पैरेलल में। सिमिलरली इस वाले R के अक्रॉस और इस वाले R के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इस R के अक्रॉस और इस R के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v3 माइनस जेड। दोनों के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मींस ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब ये वाला जो R है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई, और इस वाले R के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई। इट मींस ये दोनों भी फोल्ड करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, और सिमिलरली ये दोनों रजिस्टर भी फोल्ड करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। सर्किट को क्या करो भाई, ए बी लाइन के अलोंग फोल्ड कर दो। ए बी लाइन के अलोंग जैसे ही तुम सर्किट को फोल्ड करोगे तुम क्या देखोगे कि सारे रजिस्टर जो जो एक दूसरे के ऊपर आके गिर रहे हैं वो सब कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, पैरेलल में। तो मेरे को दिख रहा है ये रजिस्टर इसके ऊपर आके गिरेगा जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा, मतलब इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर लगाएंगे, कितना, R/2। ऐसे ही इसको फोल्ड करेंगे तो ये रजिस्टर इसके ऊपर आके गिरेगा, रजिस्टर कितना हो जाएगा, R/2। सिमिलरली बाकी रेजिस्टेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो फोल्ड करने के बाद सर्किट हमें किस तरह से नजर आएगा, सर्किट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि मैंने इस नए वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। भाई सर्किट को फोल्ड किया तो नीचे वाले सर्किट को गायब कर दिया, सारे रजिस्टर को फोल्ड कर चुके हैं हम। हमने क्या किया भाई, ये कॉपी का जो नीचे वाला पेज है ना इसको भी ऊपर वाले पेज के ऊपर ही बना दिया। तो हमें दिखा कि जितने भी रजिस्टर थे वो पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए तो सारे रजिस्टर्स को आधा 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 कर दिया अपन ने। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ये देखो भाई, मान लो अगर इधर से आई करंट गया तो वो आई करंट इस तरह से कुछ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर आके इधर चला जाएगा। मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। इट मींस इसको लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसको रिमूव ही कर दो यहाँ से। इसको जैसे ही तुमने रिमूव किया तुम्हें नजर आया R/2 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 R/2, 4 R/2 के रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। मतलब इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा ए बी के अक्रॉस वो कितना आने वाला है अपने पास, 4 टाइम्स ऑफ R/2 डेट इज कितना हो जाएगा, ये 2R अपने पास हो जाएगा। क्या मिरर सिमेट्री से भी सेम ही रिजल्ट आया था, एक बार ऊपर करके देखते हैं भाई। मिरर सिमेट्री से कितना रिजल्ट आया था इसका, R इक्विवेलेंट आया था 2R। फोल्डिंग से भी कितना आया अपना रिजल्ट, फोल्डिंग से भी आया R इक्विवेलेंट इज 2R।
इट मीन चाहे फोल्डिंग सिमेट्री लगा लो चाहे मिरर सिमेट्री लगा लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री तुम्हें अच्छे से लगानी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें यहाँ पे हमें दिया है कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी के अलोंग लाइन बनाए, तो सर्किट इस ए बी लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है ही नहीं, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। तो मैंने बोला क्यों ना ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली जाए। तो ये लाइन एज अ मिरर एक्ट करेगी, इसके लेफ्ट में जैसा सर्किट दिख रहा है वैसा ही राइट में सर्किट नजर आ रहा है, इट मींस मिरर सिमेट्री इज एप्लीकेबल है। मिरर सिमेट्री अगर एप्लीकेबल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब यहाँ पर अगर पोटेंशियल है V तो यहाँ पर भी V होगा, इट मींस इस R को लगाने का कोई फायदा ही नहीं, इसको यहाँ से उठा के फेंक दो। ठीक है, तो इसी तरह से मिरर सिमेट्री से तुम इसे सॉल्व करोगे और ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है। और सही आंसर तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, अगर सही आंसर होगा तो मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा। बात समझ में आ गई भाई? तो सब ट्राई करेंगे इस होमवर्क क्वेश्चन को यूजिंग मिरर सिमेट्री। देखो जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाली भाई सब। ठीक है, तो खुद से तो तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें एक और कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो हमने सोचा क्यों ना ए बी के अलोंग एक लाइन बना ली जाए। तो भाई सर्किट क्या इस ए बी लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि जैसा सर्किट ए बी लाइन के ऊपर है वैसा ही सर्किट ए बी लाइन के नीचे है, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल हियर। फिर मैंने सोचा क्यों ना ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना के देखें। ये लाइन बनाई अपन ने, तो हमें नजर आया जैसा इस लाइन के लेफ्ट में सर्किट है वैसा ही सर्किट इस लाइन के राइट में है, इट मींस मिरर सिमेट्री इज एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर दोनों ही सिमेट्री एप्लीकेबल है, मिरर सिमेट्री भी और फोल्डिंग सिमेट्री भी। तो दोनों ही सिमेट्री से इस प्रॉब्लम को अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मिरर सिमेट्री से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे जैसे ही ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी तो मिरर सिमेट्री ये बोलती है कि भाई इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एक तो वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, और दूसरा ये बोलती है कि जो भी नोड इस लाइन पे आई है उन सबके तुम कॉन्टेक्ट खत्म कर सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ से आई करंट आया तो वो डिवाइड होगा I1 में, और इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। सिंस ये वाली लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है तो तुम्हें यहाँ नजर आएगा कि I2 करंट ऊपर से आता हुआ नजर आएगा I1 और नीचे से आता हुआ नजर आएगा I3। तो हमें यहाँ ये नजर आया कि I2 करंट जैसा आया वैसा ही सीधा का सीधा चला गया, मतलब I2 करंट का ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमें ये समझ में आ रहा है जब I2 करंट का ऊपर और नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना है ही नहीं तो इस कॉन्टेक्ट को रिमूव कर लो, ऐसे ऊपर की तरफ कर दो और इसको ऐसे नीचे की तरफ कर दो वायर को। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट रिमूव करने के बाद जो अपना सर्किट है वो तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आने वाला है जैसा कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है ना। कॉन्टेक्ट अपन ने खत्म कर लिया, इस पॉइंट पे जो भी कॉन्टेक्ट थे ना, इस पॉइंट पे इस वाले नोड पे वो सब खत्म कर लिया अपन। तो अब तुम्हें क्या नजर आएगा कि भाई ये R और R किस में है, सीरीज में, कितना हो जाएगा 2R। ये दोनों R भी किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2R। 2R और 2R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R। तो मुझे ये समझ में आया इन चारों की जगह मैं एक ही रजिस्टर लगा लूंगा, कितना R का। ये R और ये R किस में कनेक्ट है, सीरीज में, मतलब ऊपर ये जितने भी 6 रजिस्टर है ना इनकी जगह तुम एक ही रजिस्टर लगा लोगे 3R का। सिमिलरली नीचे जो 6 रजिस्टर है इनकी जगह भी एक रजिस्टर आ जाएगा 3R का, और बीच वाली ब्रांच में कितना रजिस्टर हो जाएगा, ये 2R। तो हमें ओवरऑल सर्किट क्या नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि भाई ए बी लाइन के अक्रॉस 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और उनके रेजिस्टेंस कितने कितने 2R, और ऊपर हो गया ये 3R और नीचे भी कितना हो गया ये 3R, है ना। तो इक्विवेलेंट फाइंड करें, R इक्विवेलेंट अक्रॉस, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट है ना, तो 1/RAB इज इक्वल्स टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6R एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 2 + 3 + 2 अपॉन में 6R, दैट इज 1/RAB। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 6R अपॉन में 7। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस कितना आ गया, यूजिंग मिरर सिमेट्री 6R अपॉन 7। अब हम देखेंगे क्या फोल्डिंग सिमेट्री से भी सेम ही आता है। तो नेक्स्ट अपन अप्लाई करने जा रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री। भाई फोल्डिंग सिमेट्री तुमसे क्या बोलती है कि ए बी लाइन के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिक है तो ये बोलती है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है x तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा x, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर y तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा y, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो v1, इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो v2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोल दो v3 बोल दो। तो अब तुम्हें क्या नजर आएगा, तुम्हें ये नजर आएगा कि जैसे ही तुम
ये कॉपी का ऊपर वाला पेज या लेफ्ट वाला पेज, ये कॉपी का नीचे वाला पेज, और कॉपी को बंद कर दो ए बी लाइन के अबाउट, तो तुम्हें नजर आएगा कि ये वाला जो आर रेजिस्टेंस है ये इसके ऊपर आके गिरेगा, और सिंस दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में। सिमिलरली ये जो दोनों पिंक वाले रेजिस्टर हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर आके गिरेंगे और कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में, मतलब रेजिस्टेंस को कितना कर देंगे, R/2। सेम इन रेड वाले रेजिस्टेंस किसके साथ होगा, इन दोनों के साथ भी यही होगा, और ये ग्रीन वाले रजिस्टर के साथ भी सेम होगा, फोल्ड जैसे ही हम करेंगे। बट ये जो दो रजिस्टर है इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस आके नहीं गिरेगा अगर हम सर्किट को फोल्ड करेंगे, ना ही इस सर्किट के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके कोई रेजिस्टेंस गिरेगा, मतलब इनकी वैल्यू तो आर ही रहने वाली है। तो फोल्ड करने के बाद सर्किट अपने को कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि मैंने इस डायग्राम में तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है। तो अब तुम क्या बोलोगे भाई, तुम बोलोगे कि सर्किट तो अभी भी सॉल्वेबल सा नजर नहीं आ रहा है ना, अभी भी सॉल्वेबल सा सर्किट कहाँ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा सॉल्वेबल सा सर्किट। तो हमें अब क्या देखा, हमने देखा कि क्यों ना ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाए, इस लाइन के अबाउट क्या ये सर्किट तुम्हें सिमेट्रिक नजर आ रहा है, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट में जैसा सर्किट है वैसा ही राइट में सर्किट है, मतलब यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी एप्लीकेबल है। तो अपने को एक बार लगानी पड़ेगी मिरर सिमेट्री, क्योंकि स्टिल अपने को इस सर्किट को और छोटा करना है। तो मिरर सिमेट्री जैसे ही लगाऊंगा मैं बोलूंगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है ना इसको खत्म कर दो मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इस वाले वायर को ऊपर की तरफ बैंड कर दो। तो इस वायर को अगर तुम ऊपर की तरफ बैंड करोगे तो तुम्हें सर्किट इस तरह से कुछ नजर आएगा, जैसे कि अब ये सर्किट नजर आ रहा है अपने को, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये R/2 सीरीज में कितना हो जाएगा इनकी जगह R, ये R/2 सीरीज में इनकी जगह कितना हो जाएगा R, और ये R कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो मतलब इनकी जगह क्या रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक ही लगा देंगे R/2, R/2 कितने R/2 हो गए, 3R/2। ये 3R/2 का रेजिस्टेंस ये R और R इनके साथ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 3R/2 एंड 2R। तो मतलब RAB जो आएगा वो तुम्हारे पास क्या आएगा, 3R/2 का पैरेलल इक्विवेलेंट विद 2R। तो ये कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 6R/7। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री से कितना आया था, मिरर सिमेट्री से भी आंसर आया था 6R/7, फोल्डिंग से भी कितना आया 6R/7। कोई भी सिमेट्री लगाओगे दोनों से ही सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना AB के अलोंग एक लाइन बना ली जाए, बट इस लाइन के अबाउट तो ये सर्किट सिमेट्रिक है ही नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना AB के परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली जाए। अब इस लाइन के अबाउट ये सर्किट क्या है, सिमेट्रिक, मतलब मिरर सिमेट्री इज एप्लीकेबल हियर। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि AB के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए और सर्किट इस लाइन के अबाउट कैसा नजर आया, सिमेट्रिक नजर आया। इट मींस मिरर सिमेट्री इज एप्लीकेबल हियर, है ना। मिरर सिमेट्री अब अगर इधर एप्लीकेबल है तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल है तो क्या मैं इस कॉन्टेक्ट को खत्म कर सकता हूँ कुछ इस तरह से और इसको इस तरह से कर सकता हूँ या नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से इनको ऐसे बैंड करो, इसको ऐसे बैंड कर दो वायर को, ठीक है। तो तुम अगर तुम्हारा आंसर है यस, तो सर्किट अपने को कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। बट ये जो सर्किट है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब ध्यान से समझो भाई, फिजिकली देखो क्यों नहीं कर सकते ऐसा। मान लो इधर से I करंट एंटर गया तो वो डिवाइड होगा I1 में, I2 में और I3 में। अब ये जो मिरर वाली लाइन है इसके अबाउट देखें तो यहाँ से नजर आएगा I1 एंटर करता हुआ, इधर I2 नजर आएगा और इधर नजर आएगा I3 करंट, तीनों मिला के फिर से क्या बना देंगे, I करंट। इट मीन्स हमें यहाँ से नजर आया कि I2 इस तरह से फ्लो किया, फिर इधर गया और फिर वो इधर का इधर आ गया पूरा। I3 तो पूरा ऐसे सीधा चला गया, I1 वाला करंट इधर गया होगा, कुछ पार्ट उसका इधर गया होगा, दोनों ने मिलकर फिर से इधर I1 बना दिया होगा। अब लेकिन ये वाला सर्किट क्यों गलत भाई, ये वाला सर्किट इसलिए गलत है कि मान लो तुम्हारा I2 ऐसे जाएगा, I2 फिर यहाँ पे तो दिख ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो सर्किट ही खत्म हो गया। तो इट मीन्स ये तो कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इन कॉन्टेक्ट्स को कैसे खत्म करेंगे भाई, हमें नजर आएगा कि I2 ऐसे गया और पूरा का पूरा ऐसे नीचे ही आ गया, मतलब I2 का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है ऊपर वाले सर्किट के साथ। तो ऐसे मतलब इस तरह से कुछ इसको अपन कॉन्टेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो अब जो सर्किट नजर आएगा वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि मैंने इस डायग्राम में तुम्हें दिखाया है। अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये R और R किस में कनेक्ट है, सीरीज में, मतलब 2R, और ये भी कितना हो जाएगा 2R, 2R और 2R कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। मतलब इन चारों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा लेंगे जो कि कितना होगा R, ठीक है। कितना लगा लेंगे भाई R, और इन चारों की जगह भी एक ही रेजिस्टर लगा लेंगे जो कि कितना होगा R। तो हमें क्या नजर आया, ये है भाई, ये कितना हो जाएगा पूरा R, और ये दोनों क्या है 2R, और ये भी कितना है 2R।
मतलब ऊपर वाली ब्रांच का ये जो रजिस्टर्स हैं इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं हम, कितना 2R प्लस R प्लस 2R दैट इज 5R। नीचे वाली ब्रांच इनमें इन चारों की जगह एक ही रजिस्टर लगा लेंगे, कितना R। मतलब हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5R का पैरेलल विद R। तो ये कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आएगा वो निकल के आएगा 5R/6। यही अपना करेक्ट आंसर है। हो गया प्रॉब्लम, समझ में आई भाई बात। एक बार इन क्वेश्चंस को क्या करोगे भाई, लेक्चर देख लिया वो अच्छी बात है, एक बार खुद से ट्राई करना, पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ना सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करना कि तुम्हें समझ में आए या नहीं। तभी बेस्ट वे में ये सिमेट्रिक सर्किट्स तुम्हें समझ में आएंगे, जब एक बार तुम प्रॉब्लम्स को खुद से करोगे। बात समझ में आ गई भाई। तो अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें सेम काम करना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो मैंने देखा कि ए बी के अलोंग अगर मैं लाइन बना रहा हूं तो मेरा सर्किट सिमेट्रिक है, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल है। और मैंने क्या देखा, ए बी के परपेंडिकुलर भी अगर मैंने लाइन बनाई तो भी सर्किट सिमेट्रिक नजर आया, इट मींस मिरर सिमेट्री इज आल्सो एप्लीकेबल है। मैं इस क्वेश्चन को मिरर सिमेट्री से करने वाला हूं, फोल्डिंग सिमेट्री से तुम खुद करके देखोगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है भाई। तो हमने मिरर सिमेट्री लगाना चाहा तो हमने ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली। ए बी के परपेंडिकुलर जैसे ही लाइन बनाई तो मिरर सिमेट्री बोलती है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबके सब सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर इसका पोटेंशियल है V तो इसका भी V होगा और इसका भी V होगा। इट मींस इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है। ना ही इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा। इट मींस इन दोनों को सर्किट में लगाने का फायदा ही नहीं है। तो क्यों ना हम इन्हें सर्किट से रिमूव ही कर दे, है ना भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रजिस्टर को अपन ने सर्किट से रिमूव ही कर दिया, है ना। अब क्या नजर आया हमें, अब नजर आया कि ये 2R का रजिस्टर, ये एक और 2R का रजिस्टर और ये एक और 2R का रजिस्टर, तीन 2R वाले रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R/3। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो अपने पास आएगा वो कितना निकल के आएगा 2R/3। अब तुम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से चेक करना क्या सेम आंसर तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा। आज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सिमेट्रिक सर्किट्स का टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। हमें यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अलोंग अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो अपने को सर्किट सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो मेरे को सर्किट सिमेट्रिक नजर आया। अगर मेरे को सर्किट सिमेट्रिक नजर आया तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मिरर सिमेट्री बोलती है भाई इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब के सब क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर V तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा V। इट मींस इस वाले रेजिस्टेंस को लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम जो सर्किट बनाएंगे वो हम कैसे बना देंगे सर्किट को, उस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव ही कर दिया हमने। कौन से रजिस्टर को रिमूव कर दिया भाई, इस वाले रजिस्टर को अपन ने रिमूव कर दिया। इसीलिए हमने इस वाले सर्किट में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। तो अभी मेरे को क्या नजर आएगा, मेरे को अब नजर आएगा कि ये 2R का रेजिस्टेंस है ना, और ये वाला भी कितना है 2R का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या नजर आएगा कि ये है भाई ए बी लाइन। कौन सी वाली लाइन है, ये ए बी लाइन है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, कौन सा R, है ना। फिर ये एक और R रजिस्टर था, फिर ये एक और R रजिस्टर था, और यहाँ पे ये फिर कनेक्ट था एक और R रजिस्टर। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये एक रजिस्टर है 2R, ये इस वाले R के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो मैं कैसे बना दूंगा भाई, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट है कितना 2R का, है ना। सिमिलरली हमें नजर आया कि एक ये रजिस्टर है कितना 2R, और ये ए बी के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या नजर आएगा कि यहाँ पर एक और रजिस्टर है कितना 2R, और ए बी के अक्रॉस कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई भाई, है ना। तो इस तरह से अपने को कुछ सर्किट नजर आएगा। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 2R और 2R कैसे कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2R/3। 2R/3 और ये वाला R और ये वाला R कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो प्लस में R प्लस में R, मतलब इन तीनों की जगह एक ही रजिस्टर तुम लगा सकते हो, कितना 8R/3। मतलब तुम्हें क्या नजर आएगा, तुम्हें नजर आएगा कि जैसे ही तुम ए बी के अक्रॉस देखने की कोशिश करोगे तो ए बी के अक्रॉस तुम्हें नजर आएगा कि ये रजिस्टर है एक तो R, एक रजिस्टर है तुम्हारे पास 8R/3, और एक रजिस्टर है तुम्हारे पास 2R वाला। ठीक है, तो अब अपने पास तीन रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है अक्रॉस ए बी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आ जाएगा 1/R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। 8R/3 है ना, तो उसका 1/8R/3।
ओके, तो ये आ जाएगा 1/R/AB, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8R। तो 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 टाइम्स है, ये आ जाएगा 4 टाइम्स में, और इधर आ जाएगा ये 1 टाइम्स में, डिवाइडेड बाय 8R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB तुम्हारे पास निकल के आया 8R/15। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। टफेस्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजीली तुमने कर दिया। आज समझ में आ गई भाई। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, एक और प्रॉब्लम हमें सिमिलर टाइप का दे रखा है, लेकिन इस बार ये वाला है पॉइंट ए और ये वाला है पॉइंट बी। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। मैंने क्या किया कि ए बी के अलोंग ही लाइन ड्रॉ करी और मेरे को सर्किट सिमेट्रिक नजर आ गया। इट मीन्स फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल हेयर बिकॉज लाइन अपन ने ए बी के अलोंग ड्रॉ करी है ना। ए बी के अलोंग अपन ने लाइन ड्रॉ करी है, तो हम बोलेंगे हम यहाँ पर कौन सी सिमेट्री लगाने वाले हैं, हम यहाँ पर लगाने वाले हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या बोलती है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है x, तो इसका भी कितना होगा x। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर y, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा y, है ना। तो इधर से तुम्हें एक चीज नजर आ रही है, और इस a वाले पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो v और b वाले पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो 0। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को ए बी लाइन के अलोंग फोल्ड करेंगे, मतलब मैं इस राइट वाले पार्ट को फोल्ड करके इस लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर पहुंचा दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर पहुंचाऊंगा, मेरे को दिखेगा कि ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस एक्स। सिमिलरली ये दोनों आर भी पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस 0। बट इस रेजिस्टेंस का क्या होगा भाई, इसके तो दोनों ही एंड पे पोटेंशियल है y और y, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं। इन द सेम वे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो इसको भी सर्किट में लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो फोल्ड करने के बाद जो सर्किट है वो अपने को कुछ इस तरह से नजर आने वाला है ना, क्योंकि भाई इसके ऊपर ये वाला रेजिस्टर आया, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए, तो इनका भी हो गया R/2। ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये भी पैरेलल में तो इनकी जगह एक ही आ गया R/2, और इस रेजिस्टेंस का तो कुछ नहीं होगा, तो ये R का R एज इट इज रहा। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है ये R/2 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो मेरे को नजर आएगा कि भाई ये है ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर R है, और एक रेजिस्टर कितना है 3R/2। मतलब इनका जो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आएगा, वो आएगा 3R/2 का पैरेलल इक्विवेलेंट विद R। तो यहाँ से आ जाएगा 1/, या फिर नॉर्मली कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बात समझ में आई भाई। तो यहाँ से RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, ये वैल्यू तुम्हारे पास आने वाली है 3R/5। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आई भाई। तो ये टफेस्ट प्रॉब्लम में काउंट करे जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी एनालिसिस पावर स्ट्रांग है, सिमेट्रिक सर्किट तुम्हें पहचानना आता है, तुम्हें उसके पीछे की थ्योरी पता है कि अप्लाई इसको कैसे करते हैं, तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए रिलेटेड टू सिमेट्री, ओलंपियाड में आ जाए, जेई एडवांस में आ जाए, जेई मेन में आ जाए, तुम बहुत इजीली कर जाओगे। बस तुम्हें क्या आनी चाहिए, इनको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जितने भी क्वेश्चन आज मैं क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खुद से एक बार जरूर करके देखना है, वरना तो समझ नहीं आएगा। चाहे मैं 1000 क्वेश्चन भी कर दूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, जब तक तुम चीजें खुद से नहीं करना सीखोगे। बात समझ में आ गई भाई। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है और बोला है इसमें हर एक रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल r, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो अगर मैं ए बी के अलोंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल है। अगर मैं ए बी के परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, इट मींस मिरर सिमेट्री इज आल्सो एप्लीकेबल है। मतलब इसको हम दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, मिरर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फोल्डिंग से भी कर सकते हैं। तो तुम क्या करना, तुम इसको फोल्डिंग से ट्राई करना, मैं यहाँ पर तुम्हें मिरर सिमेट्री से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम्हें सिखा दे रहा हूँ। ठीक है भाई। मिरर सिमेट्री क्या बोलती है, मिरर सिमेट्री हमसे ये बोलती है कि अगर यहाँ से जाएगा I करंट, इधर डिवाइड होगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर कितना जाएगा I3। सिंस ये वाली लाइन एज अ मिरर एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे नजर आएगा I1, इधर नजर आएगा I2, इधर नजर आएगा I3 और इधर की तरफ जाता नजर आएगा I करंट, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई I2 करंट एज इट इज पूरा सीधा ही चला गया, ये तो इट मीन्स I2 करंट का ऊपर वाले दोनों से कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले दोनों रेजिस्टर से भी कोई लेना देना नहीं। इट मीन्स हम इस नोड से इन ब्रांचेस को इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट खत्म कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट खत्म करने के बाद सर्किट अपने को कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसा कि मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है।
अब देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टर कितना था, आर था, ये भी था आर, ये भी था आर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 2R। 2R पैरेलल में कनेक्ट है किसके, आर के। तो इन दोनों का, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R/3। ये कितना है, आर, और ये भी कितना है, आर। एक बार मैं क्या करता हूँ, सर्किट को थोड़ा सिंपल बना ही लेता हूँ। ये कौन सा था भाई, ये थी ए बी वाली लाइन। ए बी वाली लाइन पे देखो क्या नजर आ रहे हैं, दो रजिस्टर नजर आ रहे हैं, आर और आर वाले। मतलब एक रजिस्टर है यहाँ पे कितना, 2R वाला। ऊपर क्या नजर आया था, ऊपर नजर आया था, ये था आर। ये वाला रजिस्टर कितना था अपना, 2R/3। और ये वाला रजिस्टर कितना था अपना, आर। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस भी कितना था, आर। ये वाला रेजिस्टेंस कितना था अपना, 2R/3। और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो आर ही था भाई, है ना। तो यहां से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R+R+2R/3, दैट इज 8R/3। और ये वाला रजिस्टर कितना है, 2R। और ये भी कितना होगा, 8R/3। मतलब यहाँ पर तीन रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, जिनमें से दो है 8R/3 और एक रजिस्टर है कितना, 2R। तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 8R। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये 10 और नीचे बन जाएगा ये 8R। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आने वाला है वो आएगा 4R/5। और यही अपना आंसर है यूजिंग मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री से तुम खुद करके देखोगे और आंसर वेरीफाई करना, 4R/5 ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई। तो देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और हमें दे रखा है, बढ़िया सा सिमेट्रिक सर्किट्स का ही प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी काफी। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हमने क्या किया, ए बी के अलोंग लाइन ड्रॉ करी, सर्किट सिमेट्रिक नजर आया, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल हियर। फिर हमने क्या किया, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, फिर से हमें सर्किट सिमेट्रिक नजर आया, इट मींस फोल्डिंग एंड मिरर बोथ सिमेट्रीज आर एप्लीकेबल हियर, है ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोल्डिंग से ट्राई कर रहा हूँ, देन अपन इसको देखेंगे मिरर से हम कैसे कर सकते हैं। फोल्डिंग से ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करी, है ना। सर्किट नजर आया कि इस ए बी लाइन के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है, इट मींस एप्लीकेबल है यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के लिए हमें पता है कि लेट्स से अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है V और इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल है X, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा X। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर Y, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, Y। तो हमें यहाँ से नजर आया कि ये R और R, मतलब जैसे ही AB लाइन के अबाउट अगर अपन सर्किट को फोल्ड करेंगे तो ये R पैरेलल में आ जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों R भी पैरेलल में आ जाएंगे और ये दोनों R भी पैरेलल में आ जाएंगे। इन द सेम वे ये दोनों R भी पैरेलल में आ जाएंगे और ये दोनों R भी पैरेलल में आ जाएंगे। और ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। इट मींस इन दोनों को तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं है सर्किट में भाई, इनके थ्रू तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो फोल्डिंग सिमेट्री जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मेरे को सर्किट कैसे नजर आएगा, हमें इस तरह से कुछ नजर आएगा। सर्किट में अगर हम देखेंगे हमें नजर आएगा कि ये रजिस्टर हो चुका है अब कितना, R/2। ये वाला पॉइंट है अपना A। ये रजिस्टर भी कितना हो चुका है, R/2। ये रजिस्टर भी कितना हो चुका है, R/2। और इनके बीच में ऐसे दो रजिस्टर और कनेक्ट है ना। ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा R/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा, R/2। और एक रजिस्टर कुछ इस तरह से लगा हुआ था, है ना। और यहाँ पर भी एक रजिस्टर इस तरह से लगा हुआ था, लेकिन इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो इनको यहाँ से हम रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था अपने पास B। अब तुम्हें क्या नजर आएगा, तुम्हें नजर आएगा कि ये R/2 और R/2 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R का पैरेलल R/2। R और R/2 अगर पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इंटू R/2 एंड R प्लस R/2। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा R/3। इट मींस तुम्हारे पास क्या है भाई, ये हो गया R/3, ये हो गया R/2 और ये भी कितना हो गया, R/2, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगाएंगे हम, R/3। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आने वाला है वो आएगा R/2 प्लस R/3 प्लस R/2। तो ये हो जाएगा R प्लस R/3, दैट इज 4R/3। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आया, 4R/3 निकल के आया। बात समझ में आ गई। ये हमने किया यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं इस सेम सर्किट को यूजिंग मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है, मिरर सिमेट्री हमसे ये बोलती है कि तुम पहले लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मैंने क्या किया, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली, सर्किट सिमेट्रिक नजर आया।
सर्किट जैसे ही सिमेट्रिक नजर आया तो तुम बोलोगे कि ये जो कॉन्टेक्ट है तुम इनको खत्म कर लोगे, मतलब इसको ऐसे ऊपर बैंड कर दोगे, इसको नीचे की तरफ बैंड कर दोगे। बट इन रजिस्टर्स का क्या होगा, क्या ये मिरर में भी गायब हो रहे हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मिरर के अकॉर्डिंग लेट्स से अगर इधर से आई करंट आया तो इधर जाएगा I1 करंट और इधर जाएगा I2 करंट, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मिरर की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ पर नजर आएगा I1 करंट, इधर भी नजर आएगा I2 करंट और इधर I नजर आएगा। मतलब जो I2 करंट के साथ क्या हुआ होगा भाई, I2 करंट ऐसे गया है ना, यहाँ पर कुछ पार्ट में टूटा होगा, नीचे आया होगा, फिर इधर चला गया, और कुछ पार्ट उसका इधर से चला गया होगा। मतलब I2 का कोई भी पार्ट इन दोनों रेजिस्टेंस में नहीं गया। I1 के साथ भी क्या हो गया, ऐसे गया होगा, थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इससे टूटा, दोनों फिर से मिले और I1 बना दिया। मतलब I1 का भी इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी पार्ट नहीं गया। इट मींस मिरर सिमेट्री में हम इन दोनों को काउंट करेंगे ही नहीं, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे तो अपने को सर्किट कैसे नजर आएगा, जैसे ही रिमूव किया ये वाला गायब, ये रेजिस्टेंस गायब, तो यहाँ पर अपने पास ऐसे ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस तो खैर रहेंगे, है ना, साथ में यहाँ से भी कॉन्टेक्ट हो जाएंगे गायब। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट भी गायब होए तो मतलब इस तरह से हम इनको बैंड कर देंगे, ब्रांचेस को इस तरह से कुछ बैंड कर देंगे, तो ये सर्किट अपने को नजर आएगा, है ना, ये सर्किट अपने को अब नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या नजर आया, ऊपर वाली ब्रांच का देखो, R और R 2R, 2R और R अगर पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3, 2R/3 R और R कितना हो जाएगा, ये 2R/3 प्लस R प्लस R कितना दे देगा, 8R/3 तुम्हें दे देगा। तो तुम्हें नजर आएगा भाई A पॉइंट B पॉइंट, ऊपर एक रजिस्टर कनेक्ट है कितना, 8R/3 वाला, नीचे भी एक रजिस्टर कनेक्ट है कितना, 8R/3 वाला। तो दो इक्वल रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना हो जाएगा, 8R/3 का आधा, दैट इज 4R/3। तो मिरर सिमेट्री से भी आंसर कितना आया अपना, 4R/3 निकल के आया। फोल्डिंग सिमेट्री से भी कितना निकल के आया था, 4R/3 निकल के आया था। बात समझ में आ गई भाई, तो दोनों सिमेट्री से ही ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दिया गया है ना, एक सर्किट गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। हमने AB के अलोंग लाइन ड्रॉ करी तो सर्किट सिमेट्रिक नजर आया, इट मींस फोल्डिंग सिमेट्री इज एप्लीकेबल हियर। हमने AB के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, सर्किट सिमेट्रिक नजर आया, इट मींस मिरर सिमेट्री इज आल्सो एप्लीकेबल हियर। तो तुम दोनों सिमेट्री से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, बोल देना कि क्वेश्चन 2 होमवर्क प्रॉब्लम का आंसर इतना आया, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, सो इट इज आल्सो अ होमवर्क प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से ट्राई करना, इजीली हो जाएगा अगर ऊपर वाले प्रॉब्लम्स तुम्हें समझ में आए हैं। बात समझ में आ गई भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, अब क्वेश्चन हमें 3D में दिए जाने लगे। ठीक है, तो ये अपने को एक स्क्वायर पिरामिड दिखा रखा है और हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। इसकी हर एक साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल r, हर एक साइड में रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो भाई ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, अभी तक तो हम 2D में सॉल्व करते आ रहे थे, अब तो क्वेश्चंस 3D में आने लगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई। करना कुछ भी नहीं है, 2D में बनाने की कोशिश करो, इसको भी क्या करो 2D बना दो। क्या करो, इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे स्ट्रक्चर को चपटा कर दो, पूरे स्ट्रक्चर को क्या करो भाई, दबा दो इसको, पूरे स्ट्रक्चर को। जैसे ही तुम पूरे स्ट्रक्चर को दबाओगे इस टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट, तो तुम्हें सर्किट कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। सर्किट तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। ये वाला जो रजिस्टर था वो अब यहाँ आ चुका है, ये वाला रजिस्टर इधर आ चुका है, ये वाला रजिस्टर पीछे जा चुका है और ये वाला रजिस्टर अब इधर आ चुका है। बाकी रजिस्टर तो अपनी लोकेशन पे ही है जैसे हमने बना रखे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, दिख रहा है कि AB के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री तो लगी नहीं सकती, तो हमने क्या किया, एक लाइन बना ली परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस मिरर सिमेट्री इज एप्लीकेबल है। मिरर सिमेट्री अगर एप्लीकेबल है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन कॉन्टेक्ट को हटाना शुरू कर दूंगा, कॉन्टेक्ट को गायब करना क्या करूंगा, शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट को गायब करूंगा, मतलब इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे भाई और इसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब ये बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है इनके। तो हमें क्या नजर आएगा, ऊपर नजर आएगा ये R और R मिलके बना देंगे 2R। 2R और R किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, मतलब इन तीनों की जगह हम एक ही रजिस्टर लगा देंगे, कितना, 2R/3। 2R/3 के साथ ये वाला R सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो 2R/3 प्लस R, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 8R/3। मतलब तुम्हें नजर आया AB के अक्रॉस क्या नजर आया भाई, ऊपर की तरफ एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितना, 8R/3 का। ये है अपना पॉइंट A, ये है पॉइंट B। और तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई, ये तीन रजिस्टर जो है इनकी जगह भी कितना आ जाएगा, इनकी जगह आएगा, ये हो गए 2R। 2R और R पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2R/3। मतलब इनके पैरेलल में एक और रजिस्टर कनेक्ट है, कितना, 2R/3। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा इट इज पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 8R/3 एंड
2R/3, तो ये कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 8R/3 प्लस 2R/3। तो देखो ये कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 16R/3 इंटू 10R। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 8R/15। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 8R/15। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चाहे 3D में दे चाहे 2D में दे, सिमेट्री दिखनी चाहिए, अपन हर क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। बात समझ में आई भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी हमें 3D में दिया गया है। ये एक प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट को चपटा करेंगे। चपटा करने के लिए क्या करेंगे कि स्क्वायर वाले बेस को तो एज इट इज रखो और ये जो ऊपर ट्राइंगुलर साइड है ना, इनको पिचका दो। जैसे ही तुम सर्किट्स को पिचकाओगे भाई, अब इसमें तुम्हारी विजुअलाइजेशन चाहिए। जैसे ही तुम सर्किट को पिचकाओगे तो तुम्हें सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा और मेरे को सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मिरर सिमेट्री एप्लीकेबल है। अच्छा, मिरर सिमेट्री अगर एप्लीकेबल है तो इस लाइन पे ऐसे कोई नोड वगैरह तो पड़े ही नहीं, तो कॉन्टेक्ट किसके खत्म करेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसा मान लो कि इधर से आई करंट आया था और वो करंट डिवाइड हुआ, इधर गया I1, इधर गया करंट I2 और इधर गया करंट I3। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा भाई, सीन्स ये जो लाइन है ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, ये वाली लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो तुम्हें नजर आएगा कि यहाँ पर गया भाई I1 करंट, यहाँ पर गया भाई I2 करंट और इधर गया तुम्हारा I3 करंट। ऐसा दिखा तुम्हें। अब तुम क्या करोगे भाई, I1 करंट एज इट इज इधर से इधर चला गया, I1 का बाकी सर्किट से कोई लेना देना नहीं। I2 करंट कैसे गया, ऐसे गया होगा, इधर गया होगा, फिर इधर देखने को मिल गया। मतलब I2 का ना इस रजिस्टर से कोई लेना देना, ना ही इस रजिस्टर से कोई लेना देना। सेम I3 देखे, I3 ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर सारा का सारा इधर मिल गया। मतलब I3 का भी इस 2 ओम से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले 2 ओम से भी I3 का कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स भाई ये जो 2 ओम वाले जो रजिस्टर्स है, इनसे तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। कोई करंट जब इनसे फ्लो हो ही नहीं रहा है तो सर्किट में लगाने का क्या फायदा भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सर्किट से उठा के फेंक ही देंगे। सर्किट से जैसे ही हम इनको उठा के फेंकेंगे तो अपने को सर्किट कैसे नजर आएगा भाई, ये 2 ओम वाला रजिस्टर फेंक दिया, ये 2 ओम वाला रजिस्टर अपन ने फेंक दिया, तो यहाँ पे नजर आया 2, 1 और 2, 5 ओम का रजिस्टर, एक 2, 1 और 2, 5 ओम का रजिस्टर और ये 1 ओम का रजिस्टर। तो हमें क्या नजर आएगा भाई, ये है ए बी वाली लाइन, ए बी वाली लाइन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है कितना, 1 ओम का, एक और रजिस्टर लगा हुआ है कितना, 5 ओम का, एक और रजिस्टर लगा हुआ है कितना, 5 ओम का। तो तुम्हें अब क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें देखने को मिल रहा है 1 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो तुम बोलोगे 1/RAB इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो ओवरऑल एलसीएम इसका 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 + 1 अपॉन में 5, दैट इज 1/RAB। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 5/7 ओम। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भी, है ना। 3D में था लेकिन पिचका दोगे ना सर्किट को, बहुत इजीली कर जाओगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन हमें जेई एडवांस 2012 में पूछा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा हुआ है, मतलब 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कौन से ऑप्शन ठीक है। ये एक मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले सर्किट को एनालाइज करो, ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन क्या दे रखे, सर्किट को देखो कितना छोटा कर सकते हो। और इस सर्किट की खास बात ये है कि यहाँ पर मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री और व्हीट स्टोन ब्रिज जो लास्ट क्लास में बताया, वो तीनों ही इस सर्किट में एप्लीकेबल है। तीनों की हेल्प से ही तुम सर्किट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लो ये वाला पॉइंट में बोल रहा हूं भाई, लाइक दिस पॉइंट इज ए, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी अलोंग ए बी के अलोंग लाइन अगर अपन ने ड्रॉ करी, इट मीन्स हम यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे। फोल्डिंग सिमेट्री बोलेगी अगर ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है एक्स, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा एक्स। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है वाई, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, वाई होगा। इट मीन्स यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है कि भाई इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बट तुम बोलोगे कि सर ए बी लाइन के अबाउट सर्किट तुम्हें सिमेट्रिक नजर कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है। मैं बोलूंगा भाई देखो सर्किट ऐसे देखने में सिमेट्रिक तुम्हें लगना चाहिए, वैल्यूज चाहे कुछ भी हो,
वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें सर्किट में खास बात ये है ना कि देखने में तो ठीक है, सिमेट्रिक नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पर एक चीज जो ट्रू रहेगी, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स पता है क्यों आया? क्योंकि भाई दोनों ब्रांचेस का, ऊपर वाली ब्रांच का और नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो इनमें करंट्स भी अलग अलग होंगे। लेकिन करंट ये जो I2 वैल्यू है, इसमें मान लेते हैं लेट्स से कुछ I3 करंट जा रहा होगा। I2 और I3 की वैल्यू कुछ इस तरह से होंगी कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज A माइनस एक्स, वही पोटेंशियल डिफरेंस ये I3 वाला करंट इस 4 ओम के अक्रॉस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? भाई ये भी समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम व्हीट स्टोन देख लो। व्हीट स्टोन से अगर मैं देखूं, व्हीट स्टोन से क्या मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूँ? ध्यान से देखना किस तरह से बना रहा हूं मैं। ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम है ना। ये नीचे है अपना 4 ओम, 4 ओम और ये भी कितना है 4 ओम, और यहाँ पे लगा रखा है अपन ने एक 1 ओम और ये भी कितना है 1 ओम। ये है 2 2 2 1 ओम 1 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम। ये वाला पॉइंट है अपना ए, ये वाला पॉइंट है अपना बी। व्हीट स्टोन से अगर तुम देखोगे, तुम बोलोगे सर ये 2 इंटू 4 8 हो गया, ये वाला 2 इंटू 4 8 हो गया, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को हटा दो भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर तुम बोलोगे सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये वाला 2, ये भी 4, ये 2, ये 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 8, इन वाले दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 2 इंटू 4 8, मतलब यहाँ भी बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। भाई ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल व्हीट स्टोन ही तो है जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मतलब इस वाले 1 ओम को भी यहाँ से हम उठा के फेंक सकते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, ये हमें व्हीट स्टोन से भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को उठा के फेंक देंगे, इस रजिस्टर को भी उठा के फेंक देंगे। तो इसको करने के बाद सर्किट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि इस डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। तो अब तुम्हें क्या नजर आएगा भाई, अब तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ये देखो I2 की वैल्यू मेरे को देखनी है, तो मेरे को ऐसा नजर आएगा कि बैटरी के अक्रॉस एक ही ऊपर वाली ब्रांच में एक ही रजिस्टर है, कितना 2 + 2 + 2 दैट इज 6 ओम, और नीचे वाली ब्रांच में भी एक ही रजिस्टर है, कितना 4 + 4 + 4 दैट इज 12 ओम, और ये कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी हुज EMF इज 12 वोल्ट। अब अच्छा ये I2 की वैल्यू देखो, I2 की वैल्यू तुम देखोगे, I2 की वैल्यू तुम बोलोगे कि सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 12 होगा, इस पॉइंट को 0 बोल दो तो ये 12 हो गया था, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो कितना करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो मतलब ये जो I2 की वैल्यू रहेगी ना, I2 की वैल्यू कितनी होने वाली है 12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2 एम्पियर। एक काम करो, इसमें मान लो I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट अपॉन में 12 ओम, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आई अपने पास 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई 1 एम्पियर। अब एक बात देखो भाई, यहाँ पर 2 एम्पियर गया, इधर गया 1 एम्पियर, मतलब इधर से कितना आया होगा, इधर से आया होगा 3 एम्पियर। मतलब हमें ये समझ में आया कि ये जो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को? बिल्कुल दे रखा है भाई, I1 की वैल्यू 3 एम्पियर सही है, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर बिल्कुल सही है। करंट थ्रू PQ इज 0, भाई PQ वाली ब्रांच में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया था, तो मतलब इसमें करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, मतलब ये वाली भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब फिर सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन अच्छा है, इसमें क्या बोला है पोटेंशियल एट S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q। ये जो S पॉइंट का पोटेंशियल है ना भाई, बोला है ये Q पॉइंट के पोटेंशियल से कम है। अब एक बात बताओ भाई, जो जितना पोटेंशियल P पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल Q पॉइंट पर है, क्योंकि इस 1 ओम में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, मतलब ये पॉइंट भी अगर मेरा P है, यही सेम पॉइंट Q भी है, P और Q का पोटेंशियल क्या है सेम, और ये वाला पॉइंट क्या है S। अब हमें पता है कि I2 करंट Q से S की तरफ जा रहा है, या फिर बोले P से S की तरफ जा रहा है। I2 करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब P का पोटेंशियल हायर है S के पोटेंशियल से, और जितना पोटेंशियल P पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल Q पॉइंट का है, मतलब Q पॉइंट का पोटेंशियल हायर है S पॉइंट के पोटेंशियल से, मतलब सी ऑप्शन भी एकदम ठीक है ना, क्योंकि Q पॉइंट का पोटेंशियल हायर है किससे S से, और बोल सकते हैं S का पोटेंशियल कम है Q से। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने जेई एडवांस 2012 का प्रॉब्लम भी बहुत इजी वे में कर लिया। आई होप सिमेट्रिक सर्किट्स बिल्कुल तुम्हारे खून में चला गया होगा। अब तुम कोई भी सिमेट्रिक सर्किट्स का क्वेश्चन देखोगे फटाफट लगा डालोगे। अगर वीडियो में तुम्हें मजा आया है तो लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।